हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस के सर शिक्षारत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम क्लास टेंथ के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टेंथ के साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। हमने एक वीडियो उसका डाला हुआ, अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर जा कर के देखें। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधों में बातरंधों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। पौधों में बातरंधों का की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ये हर साल देखने को मिला है। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस ये देखने को मिले हैं। देखिए, बातरंध पौधे तथा वायुमंडल के मध्य गैसीय को नियंत्रित करता है तथा रंध्र के आकार को परिवर्तित करके जल हानि नियंत्रित करते हैं, जैसे अपेक्षित आर्द्रता, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता तथा सांद्रण तथा प्रकाश तीव्रता से प्रभावित होती है। तो ये था पौधों के बातरंधों के उपयोगिता के बारे में। लीजिए, अगला जो प्रश्न है, कह रहा भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। यानी भोजन के पाचन में लार की जो भूमिका है उसको बताना, ये प्रश्न है। ठीक है, इसके उत्तर को आइए देखते हैं। लार मुख गुहा में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। इसमें लार एमिलेस होता है जो स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है। यह भोजन को निगलने में आसान बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है कौन? लार एमिलेज। ठीक है, यानी लार जो होता है स्टार्च को किस में परिवर्तित करता है? मल्टोज में। आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, तो इसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। यानी मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसके प्रभाव और अप्रभावी लक्षणों को दर्शाना है। आइए उसको समझते हैं। इसका उत्तर है, मेंडल ने जब दो शुद्ध लक्षणों वाले विपर्यासी गुण का संकरण कराया तो F1 पीढ़ी यानी पीढ़ी 1 में हमें जो लक्षण दिखे उसे प्रभावित तथा जो विलुप्त हो गया उसे अप्रभावित लक्षण कहा। यानी जो F1 में, ठीक है, क्या हुआ? जो पीढ़ी में दिखा वो प्रभावी है, और जो विलुप्त हो गया वो क्या है? अप्रभावी। उसको बताया। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई देता है। यानी पैतृक यानी पिता के जो लक्षण होते हैं वो बच्चों में दिखाई देता है। ये कहने का अभिप्राय था। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। सारे प्रश्न एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको आप सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है। सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पेपर्स में पूछे गए हैं, अलग अलग। ठीक है, देखिए 2018, 2016, 2017, फिर 20, 22 में सब में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए, खनिज और अयस्क में अंतर बताना है। खनिज और अयस्क के लाभ क्या है या उनके अंतर क्या है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए, खनिज क्या होता है? उन प्राकृतिक पदार्थों को जिनके रूप में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहते हैं। ठीक है, जिन खनिज से धातुएं ना लाभदायक, ये ना हो गया, ये ला होगा। ठीक है, लाभदायक तथा सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी सीधी सी बात, जिससे हम कोई भी चीज़, जिससे वो पदार्थ जिससे हम लाभ लेते हो, क्या लेते हो? लाभ उठाते हो। सीधे क्या हो? वो लाभ हमको सीधे डायरेक्ट हमको लाभ पहुंचा रहा, वो क्या है? अयस्क है। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, धातुएं यौगिक में पाई जाती हैं और यौगिक से उसको जो है, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम आपका खनिज है, ठीक है, उससे जो है फिर डीजल पेट्रोल अलग अलग उससे निकाला जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा पॉइंट वही कह रहा है कि कुछ खनिजों में धातु का प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, जबकि अन्य खनिजी में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि खनिजों में धातु की मात्रा कभी तो पर्याप्त मिलती है तो कभी उसमें कमी आ जाती है। लेकिन वहीं अयस्क में क्या होता है, सभी अयस्क में धातुओं की प्रतिशत मात्रा प्राप्त होती है, यानी इसमें हमेशा मात्राएं प्राप्त होती है और खनिज में कभी कम कभी ज़्यादा, यानी कभी खुशी कभी गम हो जाती है। अगला जो पॉइंट तीसरा है, कुछ खनिजों में आपत्तिजनक, ठीक है, आपत्तिजनक असुविधा होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। अगला, इसमें अयस्कों में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक असुविधा नहीं होती, लेकिन इसमें असुविधा होती है। तो दोस्तों आप खनिज और अयस्क के बारे में अच्छे से जान चुके और यही पॉइंट जाकर के आपको एग्जाम में लिखना है। लीजिए आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रो। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं उसको समझते हैं। खुली श्रृंखला, कौन सी खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन जिसके अणुओं में द्विबंध, यानी सी का देख रहे हैं द्विबंध है, कार्बन का द्विबंध या त्रिबंध, यहाँ पे एक लाइन और नीचे रहेगा, ठीक है, त्रिबंध होते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, यहाँ कार्बन रहेगा, कार्बन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आप ये इसका समीकरण देख पा रहे हैं, यहाँ से H, ठीक है, यहाँ पे देखिए मिला हुआ है, ये क्या है, एथिलीन है, द्विबंध कार्बन देख पा रहे हो, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए एथेनाइल, एथेनाइल का ये समीकरण आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, H ये कार्बन के द्विबंध और H हाइड्रोजन। तो ये चीज़, ये दोनों एथेनॉल और एथेनिल, ये आपको याद करके जाना समीकरण में, ये आपका पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो संतृप्त हमने तो देख लिया, आइए असंतृप्त देख लिया, संतृप्त के बारे में देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एक एकल बंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त आप समझ चुके हैं, ये असंतृप्त है, ठीक है। यहाँ देखिए कार्बन के एकल है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन यानी सिंगल है, तो सिंगल है इसलिए उसको क्या कहते हैं जी, यानी एकल बंध बना रहे हैं, वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये देखिए ये मेथेन का ये सूत्र है, तो मेथेन का समीकरण ये आप याद रखिएगा और इसी तरह से आपको एग्जाम में जा करके लिखना है। एथेन मेथेन, ये एथेन का है नीचे वाला, ठीक है, CH देखिए इस तरह से, तो ये एथेन का है, ये इतना आपका एथेन का है और ये ऊपर वाला मेथेन का है। तो ये दोनों आपको बहुत ही अच्छे से याद करके प्रैक्टिस करके पेज पे कई बार बना करके तब जाना है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगला जो प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा इस आवर्त की 2 विशेषताएं बताइए। यानी आधुनिक जो आवर्त सारणी बनी है उसके नियम को बताना और उसकी 2 विशेषताओं को। तो इस नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके 2 गुण हैं, देखिए रासायनिक और भौतिक। आइए विशेषताओं के बारे में इसके जानते हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेषताएं, पहली विशेषता, तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तत्वों को परमाणुओं के क्रमांक किस में रखा गया, बढ़ते क्रम में रखा गया। मेन पॉइंट IMP बढ़ते क्रम में, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है कि बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, कि निष्क्रिय है, उदासीन है, तो आप क्या लगाएंगे, बढ़ते क्रम में। अगला दूसरा जो है, इसमें 18 स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं,
इनमें 18 स्तंभों का समूह कहते हैं और 7 क्षैतिज स्तंभ या आवर्त हैं। यानी 18 स्तंभ और 7 जो है क्षैतिज हैं, यानी 18 रो और 7 कॉलम जो हैं इसके आवर्त बने हुए हैं नए में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। लीजिए जी, अगला जो हमारा प्रश्न है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं पीएच मान। विलयन की हाइड्रोजन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ठीक है, यानी ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। पीएच मान बराबर देखिए माइनस लॉन्ग, ठीक है, 10 हाइड्रोजन प्लस। अब देखिए शुद्ध जल में हाइड्रोजन, जो दूसरा पूछा है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या है, तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है 1 × 10 पर घाते 7 मोल प्रति लीटर। 1 × सांद्रता कितनी है जी? 1 × 10 पर घाते 7 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, बेकिंग सोडा से बनने की विधि या गुणधर्म लिखिए। बेकिंग सोडा से बनने की विधि और गुणधर्म को बताना, तो आइए समझते हैं। इसका उत्तर है सोडियम कार्बोनेट से ठंडे सांद्र विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बनता है। यानी सोडियम कार्बोनेट किसे ठंडे सांद्रण में विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से बनता है। जैसे इसका सूत्र आप देख पा रहे हैं, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस H2O मिलकर के बनाते क्या है? 2NaHCO3 ये आपका बनता है। यानी सोडियम कार्बोनेट मिल करके, सोडियम कार्बोनेट किसे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके क्या बनाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक, लीजिए अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष होता है, इसका निवारण कैसे होता है? ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और इसका निवारण क्या है, ये 2 प्रश्न पूछा गया। आइए इनको, इसके उत्तर को देखते हैं। आंख का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी निकट दृष्टि दोष जिसको हुआ रहता है तो उसको निकट की ही वस्तुएं दिखाई देती हैं, तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो ये पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा लगाया जाता है, तो आप जवाब देंगे अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, स्वनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए। ठीक है, देखिए खनिज धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों से जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खनिज। ये देखिए, ये खनिज है, ये स्वनिज हो गया, खनिज है। ठीक, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा। ठीक है, तो क्या होता है? खनिज क्या होता है जी? खनिज धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों से जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क क्या है? अयस्क को समझिए, अयस्क वह खनिज है जिसमें धातु का निष्कर्षण एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोग होता है, अयस्क कहलाता है। तो आप समझ पा रहे हो, ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये अयस्क के लिए है, ठीक है, और ऊपर वाला जो ये पॉइंट है ये आप देख रहे हैं ये किसके लिए है? खनिज के लिए है। ठीक है, तो खनिज और अयस्क आप समझ चुके हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देख। अगला जो प्रश्न है, कास्टिक सोडा के 2 उपयोग बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कास्टिक सोडा के 2 उपयोग बताइए, हर साल देखने को मिलता है। तो पहला उपयोग क्या है? साबुन तथा डिटर्जेंट निर्माण में।
पहला साबुन और डिटर्जेंट निर्माण में, और दूसरा इसका प्रयोग है कागज तथा रंजक के निर्माण में। ठीक है, कागज और रंजक के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा का। अगला जो हमारा पॉइंट है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखे हैं। ठीक है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग क्या हैं? देखिए, पहला उपयोग है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका काम किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है? खिलौने मूर्ति बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? आइए समझते हैं इसका उत्तर जो है, देखिए, जब किसी रासायनिक समीकरण में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे रासायनिक संतुलीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें हमें अभिकारकों एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न क्या है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है? तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये हर साल एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं। लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। लार कसा का पाचन, लार देखिए सॉरी कसा नहीं, ये वसा है, कसा हो गया। लार वसा का पाचन करने के लिए लार्मय या लार्मय लाइपेस भी स्रावित करता है। ठीक है, लार्मय लाइपेस भी स्रावित करता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए आप 2 लाइन में आंसर लिख करके आइएगा। देखिए उत्तर इसका क्या है? यह उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लीय के सोडियम या पोटेशियम लवण हैं। साबुनीकरण की प्रक्रिया के पश्चात साबुन प्राप्त होता है, जैसे C70H35 और COONA। ठीक, तो ये इसका साबुनीकरण का यानी साबुन का क्या है? सूत्र है। ठीक, अगला है प्रश्न हमारा, धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको देखिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। अगला नाम, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, मीठा सोडा। रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जो रासायनिक सूत्र है इसका क्या है? NaCHO3। इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर क्या है? वाहनों में साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र में भी बहुत कम होता है। ये लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल अंक बदल के आता है लेकिन आता ज़रूर है। इसमें 40 है, तो देखिए त्रिज्या ज्ञात करना है तो त्रिज्या को r से दर्शाते हैं। त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? 2 गुणे फोकस यानी 2 गुणे F 2F।
त्रिज्या होती है। एफ यानी फोकस आपका दिया हुआ है 40, फोकस दिया है 40, सूत्र क्या होता है 2F, तो 2 गुणे एफ का वैल्यू कितना है जी 40 है, तो 40 से गुणा कर दिए तो 40 दूना 80, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो गई जी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।